हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 की हिस्ट्री। मेरा नाम है शिवी और हम यहाँ पर ऑलरेडी चैप्टर 1 जोग्राफिकल इम्पैक्ट कवर कर चुके हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में हम देख चुके हैं, हड़प्पन कल्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर वैदिक कल्चर में हम लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक के बारे में पढ़ चुके हैं। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों रिलीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसे इनका राइज़ हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइज़ ऑफ मगध, कैसे मगध राइज हुआ था और उसी के कंटेम्प्रेरी क्या क्या इन्वेजन हुए थे और अलेक्जेंडर का इन्वेजन क्या था, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ओके, उसके बाद हमने सबसे बड़ा जो हमारा इंडिया का पहला एम्पायर बना था मौर्यन एम्पायर, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिर मौर्यन एम्पायर कैसे इमर्ज हुआ था और उसके फिर बाद में डिक्लाइन होने के क्या रीजन थे, और मौर्यन के डिक्लाइन होने के बाद कैसे इंडिया डिसइंटीग्रेट हो गया था और पोस्ट मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारा नॉर्थ इंडिया में अलग डायनेस्टी थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे फॉरेन इन्वेजन होने लग गए थे और साउथ इंडिया में सतवाहना डायनेस्टी रूल करने लग गई थी। ये सब कुछ हमने देखा था पोस्ट मौर्यन एज में। ठीक है, उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा संगम एज, जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी, वहाँ पे क्या हुआ करता था उसके बारे में। एकदम सदर्न मोस्ट पे जो है केरल तमिलनाडु वाला रीजन, वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बुक में ज़्यादा डिटेल में दिया है बिकॉज ये बुक तमिलनाडु की है, इस वजह से साउथ इंडिया की किंगडम को ज़्यादा डिटेल में दिया है। लेकिन हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में जितने लेवल का पूछा जाता है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। हमको मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रटनी नहीं है। ओके, तो अब हम संगम एज को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पोस्ट मौर्यन एम्पायर में क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो देखिए, हम लोगों ने एक्चुअली देखा था कि जो मगध में मौर्यन एम्पायर था उसको हटा के सुंगा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे मगध में सुंगा एम्पायर हुआ करता था, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कोई रूलर नहीं था जो नॉर्थ वेस्ट को बचा सके फॉरेन इन्वेजन से, तो इस वजह से फॉरेन इन्वेजन होने लग गए थे। साथ में उसी टाइम पर साउथ इंडिया में एक नई डायनेस्टी इमर्ज होकर आई थी जिसका नाम था सतवाहना डायनेस्टी, जिन्होंने 450 ईयर्स तक यहाँ पर रूल किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले बाक्ट्रिया का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद साकाज आए थे। साकाज ने क्या किया था, 2 क्षत्रप बनाए थे, एक नॉर्दर्न क्षत्रप एक वेस्टर्न क्षत्रप। नॉर्दर्न क्षत्रप को ख़त्म करके कुषाण एम्पायर, कुषाण्स आ गए थे जिन्होंने शाका के जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है उसको ख़त्म कर दिया था। कुषाण की जो फेमस कैपिटल हुआ करती थी वो मथुरा थी। ठीक है, तो नॉर्दर्न क्षत्रप तो ख़त्म हो गया, लेकिन वेस्टर्न क्षत्रप गुप्ता पीरियड के टाइम पे तक रहेगा और चंद्रगुप्त 2 जो आएंगे वो इस वेस्टर्न क्षत्रप को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा पोस्ट मौर्यन एम्पायर के टाइम पे हमारा इंडिया डिसइंटीग्रेट हो गया। ये हम लोगों ने पोस्ट मौर्यन एम्पायर वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर किसी को ये वाला चैप्टर देखना है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियोज़ पर जा सकते हो मेरे चैनल पर जाके। ठीक है, आपको सारा उसमें सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ये वाली डायनेस्टीज़ के बारे में। चोलास डायनेस्टी कौन थी, पंड्यन डायनेस्टी जो संगम एज में हुआ करती थी। ठीक है, चलिए तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं संगम एज के बारे में। देखो, संगम एज में हमको क्या क्या पढ़ना है कि संगम लिटरेचर क्या है, उसके सोर्सेज हमको कैसे पता चला, संगम पीरियड क्या हुआ करता था, फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है संगम पीरियड की, संगम पीरियड की पॉलिटी और उस टाइम पे सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, वो लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, वुमेन की क्या पोजीशन होती थी संगम पीरियड में, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी संगम एज की, यही हम डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी डायनेस्टी को हम जब डिस्कस करते हैं ना तो उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, एक सोशल। वहाँ की पॉलिटी, वहाँ का रूलर कैसे हैंडल करता था सारी चीज़ों को, इकोनॉमी, वहाँ की इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही थी, ग्रो हो रही थी या डिक्लाइन हो रही थी वो, और वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, रिजिड सोसाइटी थी या फ्री सोसाइटी थी। ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं हर एज के बारे में जब डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने मगध के बारे में डिस्कस किया तो भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की, फिर मौर्यस के बारे में डिस्कस किया तो भी यही चीज़ डिस्कस की, और आज हम संगम एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो भी हम मेन यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है,
अब देखो, संगम एज जो है वो एक्चुअली जो संगम पीरियड स्टार्ट हुआ था तमिल लीजेंड्स के अकॉर्डिंग तीन संगम हुए थे। संगम मतलब होता है अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, मतलब जो तमिल पोइट्स थे उनकी अकेडमी बनी थी, उसी को संगम बोलते हैं। मतलब संगम एक टाइप की सभा हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे पोइट और वो सब लोग आते थे और अलग अलग फिलोसॉफिकल थॉट्स के अकॉर्डिंग बुक्स लिखते थे, लिटरेचर लिखा करते थे, तो उसको संगम बोलते हैं। तो ये जो संगम सभाएं हुई थी उसी के नाम पर इस पीरियड का नाम संगम एज रखा गया था। ठीक है, अब ये जो संगम था ऐसे तीन संगम हुए थे तमिलनाडु में। इसको किस नाम से जाना जाता है? मुच्छचंगम के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो संगम एज है ना, इसमें एक्चुअली पूरे तमिल तेलुगु वाले वर्ड्स हैं, तो आपको वर्ड्स थोड़े हार्ड लगेंगे पढ़ने में और हार्ड है भी। ठीक है, लेकिन आप इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और मैं आपको एक बार इस चैप्टर के एंड में बता भी दूंगी आपको कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है लर्न करना। आपको सब कुछ नहीं रटना, आपको सिर्फ ओवरऑल पता होना चाहिए कि क्या हुआ था संगम एज के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो संगम फ्लरिश हुए थे वो रॉयल पेट्रोनेज उनके कौन थे? पांड्या रूलर जो हुआ करते थे ना, उन्हीं के टाइम पे ये संगम फ्लरिश हुआ था। 3 संगम हुए थे जिसमें पहला जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। ठीक है, पहला संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। उसको किसने? गॉड्स और लेजेंडरी सेजेस मतलब ऋषि मुनि ने अटेंड किया था, लेकिन कोई लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है इस संगम एज का। ठीक है, अब हुआ दूसरा संगम हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? कड़ापुरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपड़ापुरम में हुआ था, नॉट कड़ापुरम, कपड़ापुरम में हुआ था। उस टाइम का भी ज़्यादा कोई लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है, सारा लिटरेरी वर्क जो है वो पेरिश्ड हो गया या ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। सिर्फ एक लिटरेरी वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है वो है तोल्कापियम। तो ऐसा पूछा जाता है कि सेकेंड संगम एज का कौन सा लिटरेचर है जो सरवाइव कर पाया है, तो वो है तोल्कापियम। उसके बाद थर्ड संगम एज होती है वो वापस मदुरई में होती है। ठीक है, इसको किसने फाउंड किया था? मुधाती रूमरन। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था। अब इसमें भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स आए थे जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर बनाए थे, और वो उन सारे लिटरेचर्स में से ओनली फ्यू जो है वो सरवाइव कर पाए हैं। तमिल लिटरेरी वर्क रिमेन्स यूजफुल सोर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द संगम एज। और ये ही संगम लिटरेचर के जो वर्क हैं, इन्हीं के द्वारा हम तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। ठीक है, तो 3 संगम एज थे। पहला संगम एज मदुरई में हुआ था, दूसरा संगम एज कपड़ापुरम में हुआ था, और तीसरा संगम एज मदुरई में हुआ था वापस। ठीक है, ये चीज़ है। पहले वाले संगम में कोई लिटरेरी वर्क अवेलेबल नहीं है। सेकेंड वाले संगम एज का हमारे पास सिर्फ तोल्कापियम करके एक है, वो अवेलेबल है, और थर्ड वाले में थोड़े बहुत अवेलेबल है, कुछ फ्यू हैं जो सरवाइव कर पाए हैं, वो उनके नाम हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो संगम लिटरेचर के नाम भी आप देख लीजिए, कौन कौन से संगम लिटरेचर अवेलेबल थे। तो संगम लिटरेचर में सबसे पहले तो तोल्कापियम जो सेकेंड संगम में प्रोड्यूस किया गया था। दूसरा है इतुतु गई। ठीक है, तीसरा है पट्टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पाथिने की कनक्कू, पाथिनेकिल कनक्कू, ये 4 आपको याद रखने हैं कि ये सारे संगम लिटरेचर के टाइम के लिटरेचर जो अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देती हूँ। देखो ये वर्ड्स थोड़े टफ है, लेकिन आप 3-4 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में भी अगर ये दिखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तोल्कापियम, इतुतु गोई, पट्टू और पाथिनेकिल कनक्कू, ये सारे लिटरेचर संगम टाइम के अवेलेबल है। उसके अलावा 2 एपिक्स लिखे गए थे संगम एज में, वो कौन कौन से थे? ये 2 एपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि संगम के कौन से 2 एपिक हैं। तो ये है शिलापाथीग्राम और दूसरा मणिमेगलाई।
पहला है शिलापाथीग्राम और दूसरा है मणिमेखलाई। ठीक है, ये लर्न कर लेना। अगर आपको ऐसे नहीं लर्न होता है तो आप एक बारी सिर्फ इनकी स्पेलिंग आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा तो आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर तोल्कापियम जो है उसके ऑथर थे तोल्कापियार, जो अर्लीस्ट ऑफ तमिल लिटरेचर, जो सबसे पहला जो तमिल लिटरेचर जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया था वो थे तोल्कापियार। इनका जो वर्क था तोल्कापियम वो तमिल ग्रामर, ये जो पूरा वर्क है वो तमिल ग्रामर के ऊपर है। साथ में ये जो है पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बताता है संगम पीरियड की। तो तोल्कापियम में क्या है, पहले तो तोल्कापियम के ऑथर है तोल्कापियार। ठीक है, और इन्होंने ये पूरी एक तमिल ग्रामर बुक है जिसमें साथ में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है संगम पीरियड की उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इतुतु गोई। इतुतु गोई मतलब इसमें 8 एंथोलॉजिस्ट है जिसमें 8 वर्क लिखे गए हैं। ये 8 वर्क्स आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना इतुतु गोई एक लिटरेचर है। ठीक है, अब इतुतु गोई और पट्टू पट्टू वर डिवाइडेड इनटू ये भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन सब में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो तिरुकुराल है, जिसको थिरुवल्लुवर ने लिखा था। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ये भी मत कीजिए, पर हाँ ये ज़रूर कीजिए। शिलापाथीग्राम जो है वो किसने लिखा था, इलैंगो अदिगल ने लिखा था। किसने लिखा था, इलैंगो अदिगल ने लिखा था। और मणिमेखलाई किसने लिखा था, सितलाई सत्तनार ने लिखा था। ठीक है, और ये सब हमको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं संगम पॉलिटी एंड सोसाइटी की। तो आपको तोल्कापियम का तो राइटर याद होना चाहिए, तोल्कापियार था। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 एपिक थे शिलापाथीग्राम और मणिमेखलाई, इन दोनों के राइटर भी याद होने चाहिए, इलैंगो अदिगल। ठीक है, मणिमेखलाई के है सितलाई सत्तनार। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। आप अपनी नोटबुक में ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो कभी जब भी आपको रिवाइज़ करना हो तो आप वहाँ से डायरेक्टली रिवाइज़ कर सकते हैं, आपको पूरा चैप्टर वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमको संगम लिटरेचर के बारे में पता चलता है। तो जो ग्रीक ऑथर्स थे जैसे मेगस्थनीज, जो हमने पढ़ा था मौर्यन टाइम पे, ग्रीक एम्बेसडर उन्होंने भेजा था मौर्यन के कोर्ट में, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, इन सब ने भी कमर्शियल कॉन्टैक्ट जो हुआ करते थे वेस्ट और साउथ इंडिया के, उनके बारे में मेंशन किया है। इसके अलावा जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था उसमें भी चेरा, चोला, पांड्या रूलर के बारे में मेंशन किया है। और हमने ये भी देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर था उनकी जो बाउंड्री स्टेट थे साउथ इंडिया में, क्योंकि जो सदर्न मोस्ट वाला पार्ट था वो मौर्यन एम्पायर के अंडर में नहीं था और उनके बॉर्डरिंग स्टेट यही थे, चेरा, चोला, पांड्या। ठीक है, उसके अलावा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेला ऑफ कलिंगा के, उनमें भी तमिल किंगडम के बारे में मेंशन किया गया है। फिर जो एक्सकेवेशन हुआ है अरिकामेडु में, पोम्फुहर में, कुडुमनाल में और उसके अदर प्लेसेस में, वो भी ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है कि वहाँ पे सी से ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, एक्सचेंज हुआ करता था गुड्स का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको बताती हैं कि संगम लिटरेचर या संगम पीरियड एग्जिस्ट करता था। ठीक है, मैं एक बार आपको बता दूं कि कहाँ पे संगम एज, कहाँ पे चेरा, चोला, पांड्याज हुआ करते थे। ये देखिए, ये है इधर की साइड चोलाज हुआ करते थे जो सदर्न आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, पांड्याज हुआ करते थे तमिलनाडु वाले रीजन में, और चेराज हुआ करते थे केरल वाले रीजन में। ठीक है, ये इनका मेन था। अब चोलाज की कैपिटल उरायूर थी, पांड्या की कैपिटल मदुरई थी, ये याद रखना। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। हाँ, ये रहा देखो, अरिकामेडु जो मैंने बोला था यहाँ पे एक्सकवेशंस हुए हैं, तो अरिकामेडु यहाँ पे है। और ये सारे इनके पोर्ट हुआ करते थे, कोरकई, मुसीरी चेरास का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, और कोरकई जो है ये पांड्यास का इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। ठीक है, इतना क्लियर रखना कि इधर वाली साइड चोलास थे, इधर केरल वाली साइड पे चेरास थे, और तमिलनाडु वाली साइड पे पांड्यास थे। ठीक है, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हम पीरियड पढ़ेंगे कि संगम लिटरेचर का जो पीरियड है वो कितने टाइम से कितने टाइम तक रहा। तो जो क्रोनोलॉजी है संगम लिटरेचर की वो एक्चुअली डिस्प्यूटेड है, किसी को नहीं पता एक्चुअल में क्या है, अलग अलग स्कॉलर अलग अलग थॉट देते हैं। लेकिन जो संगम क्रोनोलॉजी है
वो एक तो जो श्रीलंका है, क्योंकि जस्ट पास, तमिलनाडु के जस्ट पास में श्रीलंका है। तो जो गजबाहु टू थे श्रीलंका के, और जो चेरन किंग मतलब जो हमारे केरल में जो रूल किया करते थे चेरन रूलर, उनके जो किंग थे सेंगुतुवान, एक मिनट, हाँ, ये सेंगुतुवान जो चेरा डायनेस्टी के थे, वो दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। कंटेम्प्ररी मतलब दोनों एक ही काल में रहा करते थे। मैंने आपको ये चीज़ का पहले भी बताया था। कंटेम्प्ररी होना मतलब जैसे मैं 2020 में मैं यहाँ पर हूँ और 2020 में आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो हम दोनों कंटेम्प्ररी है, मतलब हमारी एज सेम पीरियड में चल रही है। जैसे मोदी और अमित शाह दोनों कंटेम्प्ररी है, मतलब उनकी एज एक साथ चल रही है, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। ये जैनिज़्म बुद्धिज़्म के टाइम पे मैंने बताई थी कि जब मगध का राइज हो रहा था, उसकी कंटेम्प्रेरी जैनिज़्म बुद्धिज़्म आपका राइज हो रहा था, ठीक है। तो सेम टाइम के जो इवेंट्स होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। मतलब गजबाहु टू जब श्रीलंका में रूल किया करते थे, उस टाइम पे चेरन रूलर सेंगुतुवान ये दोनों ये केरल में रूल किया करते थे, ठीक है। और ये चीज़ किस में कन्फर्म की गई है? शिलापाथीग्राम जो एपिक मैंने बताया था इसके पहले जो लिखा हुआ है शिलापाथीग्राम, उसमें कन्फर्म की गई है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है श्रीलंका के दीपवंशा एंड महावंशा, उसमें भी बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा जो रोमन के कॉइन्स होते थे, जो रोमन एम्पायर इशू किया करते थे 1st सेंचुरी एडी में, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पर मिले हैं? तमिलनाडु में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो ट्रेड हुआ करता था रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबल जो डेट मानी जाती है संगम लिटरेचर की, उसको फिक्स किया गया है 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक। किसके बेसिस पे? जो लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और न्यूमिस्मैटिक एविडेंस मिले। न्यूमिस्मैटिक मतलब कॉइन्स, ठीक है, उन एविडेंस के हिसाब से इसको फिक्स कर दिया गया है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या हुआ करती थी? तो तमिल कंट्री 3 डायनेस्टी रूल करती थी, जो हमने देखा। सदर्न आंध्र प्रदेश में चोलाज रूल किया करते थे, तमिलनाडु वाले रीजन में पांड्याज रूल किया करते थे, और केरल वाली साइड पे चेराज रूल किया करते थे, ठीक है। तो चेरा, चोला, पांड्या संगमेज में रूल किया करते थे। अब इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो लिटरेरी रेफरेंस से ही हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं, उसके अलावा और कोई हमारे पास वे नहीं है। तो चेराज जो हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया केरल वाली साइड है, जो मॉडर्न केरला वाला एरिया है, इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो बंजी थी, ठीक है। आपको मेन ये जो तीनों किंगडम है उनमें वो उनका रीजन याद रखना है कि वो कहाँ पे थे। दूसरा आपको उनकी कैपिटल याद रखनी है। तीसरा आपको उनका सी पोर्ट याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा इनके कोई रूलर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चेराज थे वो मॉडर्न केरला में हुआ करते थे, इनकी कैपिटल थी बंजी, और इनके जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे वो टोंडी एंड मुसीरी। मुसीरी मैंने आपको अभी दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखो, इसमें है ये टोंडी, ठीक है, ये मुसीरी, ये दोनों सी पोर्ट हुआ करते थे, और बंजी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, वो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। शायद आगे कहीं हो, नहीं, इसमें मेंशन नहीं है वंजी, लेकिन वंजी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और मुसीरी और टोंडई इनके सी पोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं इनके बारे में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चेरन सेंगुतुवान जो थे ये इम्पॉर्टेंट रूलर है, तो हम सिर्फ इनका थोड़ा एक बार ये ऐसे देख लेते हैं। चेरन सेंगुतुवान जो थे वो 2nd सेंचुरी AD में बिलोंग करते थे, और उनके ही जो यंगर ब्रदर थे इलांगो अडिगल, ये आपको याद हो तो मैंने बताया था शिलापाथीग्राम के जो ऑथर हुआ करते थे वो इलांगो अडिगल थे, और वो किसके यंगर ब्रदर थे? तो चेरन जो किंग थे सेंगुतुवान, उनके भाई हुआ करते थे। इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये रूलर के बारे में जानना। उसके अलावा उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स बहुत अच्छी थी। एक्सपीडिशन उन्होंने हिमालय तक किया था, ये रिमार्केबल है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नॉर्थ इंडियन मोनार्कों को भी हराया था, और सेंगुतुवान ही थे जिन्होंने पाटिनी कल्ट और वर्शिप ऑफ कनागी स्टार्ट किया था तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है कि पाटिनी कल्ट किसने ऐड किया था? तो सेंगुतुवान ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ओके। और स्टोन फॉर मेकिंग आइडल ऑफ कनागी वॉज ब्रॉड बाय हिम आफ्टर द हिमालयन एक्सपीडिशन के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? गजबाहु टू फ्रॉम श्रीलंका, उसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्या है हमको ये है चोलास के बारे में। तो चोला में भी आपको ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है। चोलास में आपको ये पढ़ना है ये किस रीजन में रूल किया करते थे। तो मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट जो है सदर्न आंध्र प्रदेश की, वहाँ रूल किया करते थे। इनकी जो कैपिटल है वो उरायूर में है और वो बाद में कहाँ शिफ्ट कर ली गई थी, पूहर में शिफ्ट कर ली गई थी। करेई काल जो थे वो इनके फेमस किंग हुआ करते थे संगम चोलास के, ठीक है। पट्टिनापलाई जो हमने पहले देखा था, पट्टिनापलाई, उसमें इनकी अर्ली लाइफ और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में पोर्ट्रे किया गया है। इतना ही आपको लर्न करना है। और एक और आपको ये चीज़ याद रखना चाहे तो कर सकते हैं, बैटल ऑफ बेनी में इन्होंने डिफीट कर दिया था चेरास को, पांड्यास को और अलग 11 माइनर चीफ्टेंस को भी कर दिया था, ठीक है। इतना आपको इसमें चोला वाले पार्ट में याद रखना है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो है पांड्या, जो कहाँ पे रूल करते हैं, अभी के सदर्न तमिलनाडु में रूल करते हैं, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी मदुरई। और इनके जो अर्लीस्ट किंग थे वो थे नेडियान। आपको ये नहीं लर्न करना है, ये सारे किंग्स के बारे में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, ये हो गया चेरा की कैपिटल क्या थी वो लर्न करना है, कहाँ पे था, मॉडर्न केरला में था, उनकी कैपिटल बंजी थी, ठीक है। और चेरन रूलर सेंगुतुवान थे, जिनके यंगर ब्रदर थे, उन्हीं ने ही सिलापाथीग्राम लिखा था, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको चोला के बारे में याद रखना है कि चोला जो थे वो तिरुचि और मॉडर्न सदर्न आंध्र प्रदेश है वहाँ पे वो रूल किया करते थे। और उनकी कैपिटल जो थी पहले कौन सी थी, उरायूर थी, और फिर बाद में उन्होंने पूहर में शिफ्ट कर लिया था। पांड्यन सदर्न इंडिया में रूल किया करते थे और उनकी कैपिटल मदुरई थी। ये आपको इसमें इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ये माइनर चीफ्टेंस, इनके अलावा ये तो बड़ी डायनेस्टी थी चेरा चोला पांड्या, उसके अलावा माइनर चीफ्टेंस भी थे, ये सब आपको नहीं लर्न करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आती है हमारी संगम पॉलिटी। उस टाइम पे कैसी पॉलिटी हुआ करती थी, तो हेरिडिटरी मोनार्की हुआ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी संगम पीरियड में। जो किंग होते थे वो मिनिस्टर की एडवाइस लिया करते थे, कोर्ट पॉइंट होते थे, इंपीरियल कोर्ट हुआ करते थे। चेरा किंग्स ने अपने आप को टाइटल दे रखा था, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स हमको नहीं आते और आते भी नहीं हैं। उसके अलावा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, जिसमें राजा को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे। अब वो मिनिस्टर्स कौन कौन से होते थे, तो वो होते थे प्रीस्ट होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, एनवॉयज होते थे, स्पाइज होते थे। स्पाइस मतलब होता है वो जासूसी करने वाला, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफ़िशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड था संगम एज में। इसके बाद इनकी रेगुलर आर्मी होती थी, जिसको ये बोलते थे एंड देयर रिस्पेक्टिव कोडी मरम, मतलब आई डोंट नो, ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ यही करना है कि ये होते थे इसके। अब इनका जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स था, चीप सोर्स था स्टेट इनकम का। हर जगह वही होता है, हर राजा का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता है वही उसकी इनकम का मेन सोर्स होता है, तो यहाँ पे भी वही था। कस्टम ड्यूटी भी इम्पोज की जाती थी जो फॉरेन से ट्रेड होता था उस पर। फिर जो पट्टिनापलाई है उसमें ऐसा रिफ़र किया है कि कस्टम ऑफिशियल्स को एम्प्लॉय किया जाता था इन द सी पोर्ट ऑफ पूहर। पूहर जो सी पोर्ट था वहाँ पे उनको कस्टम ऑफिशियल्स बनाए जाते थे। उसके बाद जो भी बूटी कैप्चर की जाती थी वॉर्स में, वो मेजर इनकम हुआ करती थी रॉयल ट्रेजरी की, ठीक है, ओके, ये आपने देख लिया। उसके अलावा रोड्स और हाईवेज होते थे जो वेल मेंटेन्ड थे, गार्डेड नाइट हुआ करती थी, और रोबरी और स्मगलिंग से बचाया जाता था। ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेफ्टी का मतलब ध्यान रखा जाता था। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, ठीक है, रोड और हाईवेज अच्छे से वेल मेंटेन्ड थे, और जो भी बूटी वॉरफेयर में उनको मिलती थी वो भी उनका मेन सोर्स हुआ करती थी इनकम का। अब हम पढ़ेंगे संगम सोसाइटी। तो संगम सोसाइटी के बारे में हमको जो तोलका पीएम हमने पढ़ा कि हमारा जो सेकेंड संगम एज का जो लिटरेचर सर्वाइव कर पाए वो है तोलका पीएम। इसमें लैंड को 5 फोल्ड डिवीजन में डिवाइड किया गया है। 5 फोल्ड डिवीजन में जैसे कुरिंजी मतलब हिली ट्रैक्ट, क्योंकि देखो साउथ इंडिया वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स भी है, इसलिए हिली ट्रैक्ट्स भी पाया जाता है। दूसरा पेस्टोरल लैंड्स भी पाया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, कोस्टल एरिया है क्योंकि दोनों साइड सी है इसलिए कोस्टल एरिया भी है, और डेजर्ट एरिया भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, ये जो लैंड था इसी के हिसाब से वहाँ का चीफ ऑक्यूपेशन हुआ करता था, ठीक है। तो जो कुरुंजी मतलब हिली ट्रैक्ट वाले लोग होते थे उनका चीफ
ऑक्यूपेशन होता था हंटिंग और हनी कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे थे पेस्टोरल पीपल, मुल्लाई जिनको बोलते थे, उनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था कैटल रियरिंग, डीलिंग विद द डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो पेस्टोरल पीपल हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर, तो उनका चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हुआ करता था। फिर आते हैं कोस्टल वाले, तो कोस्टल वालों का कोस्ट पे है तो ऑब्वियसली फिशिंग और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग उनका फेमस ऑक्यूपेशन हुआ करता था। उसके बाद जो पलाई है उन लोगों का, वो डेजर्ट में रहते थे तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था रॉबरी, क्योंकि डेजर्ट में कुछ नहीं मिलता था तो वो रॉबरी करते थे, ठीक है। अब तोलका पीएम में बहुत सारी कास्ट मेंशन, 4 कास्ट मेंशन की है, अरासर, अंथानार, वेनिगर और वेलालार, ठीक है। और इसमें से जो रूलिंग क्लास थी वो थी अरासर। सब आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ओके। अच्छा, अभी रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, तो जो प्राइमरी डीटी हुआ करती थी संगम पीरियड की वो थी सेयोन या फिर मुर्गन। इसको तमिल गॉड भी बोला जाता है, ठीक है। मुर्गन आपने नाम सुना, जैसे जो साउथ इंडियन पीपल होते हैं वो बोलते हैं हे मुर्गन, ठीक है। तो जो मुर्गन थे ना वो उनके तमिल गॉड हुआ करते थे और उनकी मुर्गन की वर्शिप वो किया करते थे। और वर्शिप ऑफ मुर्गन वाज हैविंग एन एंशिएंट ओरिजिन भी था। फेस्टिवल रिलेट भी बहुत सारे गॉड मुर्गन से रिलेटेड फेस्टिवल थे जो संगम लिटरेचर में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, ओके। इतना आपको रिलीजन में याद किया था। अदर वर्शिप्स भी होती थी उस टाइम पे संगम पीरियड में, जैसे विष्णु, इंद्रा, इन सब की वर्शिप भी वो लोग किया करते थे, ठीक है। ये बस इतना आपको याद रखना है कि रिलीजन में मुर्गन थे और बाकी अदर गॉड्स की भी वो वर्शिप किया करते थे, ठीक है। अब वुमेन की क्या पोजीशन हुआ करती थी, तो जो संगम लिटरेचर था वहाँ से हमको वुमेन की पोजीशन पता चलती है। जो वुमेन पोइट्स हुआ करते थे, अवैयार, नचेलियार, ककेदी, नियार, ये सब फ्लरिश हुआ करती थी तमिल लिटरेचर में। उनके बारे में मेंशन किया गया है और उन्होंने तमिल लिटरेचर में कुछ पार्टिसिपेट भी किया है। तो जो करेज था वुमेन का वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड इन मैनी पोएम्स। बहुत सारी पोएम्स हैं उनके करेज को अप्रिशिएट किया गया है। कारपू और चेस्ट लाइफ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ द वुमेन, ठीक है। उसके बाद लव मैरिज भी कॉमन प्रैक्टिस थी तमिल इधर संगम एज में। वुमेन्स को अलाउ था कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो विडोज़ की लाइफ थी वो बहुत मिजरेबल थी। सती प्रैक्टिस प्रीवेलेंट थी, ठीक है। जो हाईएस्ट स्टेटस ऑफ सोसाइटी थी वहाँ पे सती प्रैक्टिस हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद जो डांसर क्लास थी उनको पेट्रोनाइज करते थे वहाँ के राजा और नोबल्स, ठीक है। तो मतलब वुमेन की कंडीशंस अर्ली वैदिक टाइम की जैसी थी, क्योंकि लेटर वैदिक में तो काफ़ी मिजरेबल हो गई, मिक्स थी। मतलब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अर्ली वैदिक के टाइम के जैसे ही वुमेन्स, क्योंकि कुछ एविल्स आ गए थे, जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती हो गया था, फिर विडोज़ की भी लाइफ मिजरेबल थी। तो ऑलमोस्ट ओके कंडीशन थी वुमेन्स की संगम एज के टाइम पे। अब फाइन आर्ट्स में क्या क्या हुआ करता था, पोट्री, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सब पॉपुलर थी संगम एज में। लिबरल डोनेशंस होते थे पोइट्स को। कौन देता था, किंग्स देते थे, चीफ्टेंस देते थे, नॉबल्स देते थे। उसके अलावा जो रॉयल कोर्ट्स हुआ करते थे वो अधिकतर क्राउडेड रहते थे। सिंगिंग बार्ड्स के, पैनर, विरलियार, ये लोग रहते थे। ये फोक सॉन्ग्स में एक्सपर्ट हुआ करते थे। फोक डांस भी किया करते थे। म्यूज़िक, डांसिंग हाईली डेवलप्ड थी संगम एज में, ठीक है। और याज, ड्रम्स, ये सब संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है। डांसिंग भी परफॉर्म की जाती थी, ये भी मेंशन किया गया है। और कुथू वॉज द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। ये कुथू डांस होता है जो वहाँ के लोगों का मेन एंटरटेनमेंट हुआ करता था। अब इकोनॉमी कैसे चलती थी, तो इकोनॉमी में अब इंडिया में आता है तो एग्रीकल्चर ही क्या होगा, उनका चीफ ऑक्यूपेशन हुआ करता होगा इकोनॉमी में। राइस कॉमनली यूज़ किया जाता था क्योंकि कोस्टल एरिया है तो राइस अच्छा होता है। इसके अलावा रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, सिनामन और वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप। क्योंकि साउथ इंडिया में हमको पता है स्पाइसेस सारी अच्छी होती है, सारी जो भी मसाले होते हैं वो हमको साउथ इंडिया से मिलते हैं। तो सारे जो मसाले होते थे प्लस राइस, इनका क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हुआ करता था। जैक फ्रूट, पेपर, ये सब कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। पैडी जो थी वो चीफ क्रॉप थी चोला और पांड्यन किंग की। और जो स्पाइसेस थे वो किसके थे, चेरा कंट्री के, क्योंकि केरल में ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अच्छा चलता था संगम पीरियड का, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट अच्छा था। उसके अलावा वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्नामेंट्स, बीड, स्टोन, आइवरी, ये सब कुछ बनाया जाता था। इनकी फैक्ट्रियाँ होती थी। उसके अलावा
उसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था संगम पीरियड का। स्पिनिंग, वीविंग, कॉटन, सिल्क, क्लोथ, ये सब की हाई क्वालिटी में बनाया जाता था। उसके बाद जो कॉटन प्रोडक्शन हुआ करता था उरायूर वाला, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उस कॉटन क्लोथ की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। इसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो अच्छे से ऑर्गेनाइज था। संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया कि ग्रीक और रोमन जो थे, और उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं जो बताते हैं कि ग्रीक रोमन के साथ इन लोगों का ट्रेड हुआ करता था, तो फॉरेन ट्रेड काफ़ी फ्लरिश हुआ करता था। ठीक है, मर्चेंट्स क्या करते थे, गुड्स को कैरी करते थे एनिमल की बैक पे प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इंटरनल ट्रेड जो था मोस्टली बार्टर सिस्टम टाइप का था, मतलब बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज वाला था, कॉइन करेंसी नहीं चलती थी। एक्सटर्नल ट्रेड जो होता था वो साउथ इंडिया ग्रीक किंगडम्स के साथ करते थे, फिर साथ में रोमन एम्पायर के साथ भी बाद में इम्पॉर्टेंट हो गया था। पोर्ट सिटी जो थी पूहर, वो सबसे बड़ा एम्पोरियम था फॉरेन ट्रेड का, जहाँ पे विक शिप्स एंटर कर जाती थी इस पोर्ट में विथ प्रीशियस गुड, बहुत सारे प्रीशियस गुड्स लेके आती थी। कमर्शियल एक्टिविटी में जो तोंडी, मुशीरी, कोरकई, अरिकामेडू, मरक्कम, इन सारे पोर्ट से हुआ करती थी। उसके बाद जो ऑथर ऑफ पेरिप्लस प्रोवाइड्स अ मोस्ट, अच्छा जो पेरिप्लस के ऑथर थे उन्होंने बताया है कि बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर कॉइन, ये सब रोमन एम्पायर जो थे, जो ऑगस्टस, टिबेटियस, इन लोगों के जो कॉइन्स हुआ करते थे वो हम लोगों को तमिलनाडु में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश था और रोमन एम्पायर के साथ तमिल कंट्री का ट्रेड हुआ करता था। मेन जो एक्सपोर्ट होता था संगम एज के टाइम पे वो था कॉटन फैब्रिक, स्पाइसेस, पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमन, टर्मेरिक, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, ये सब कुछ एक्सपोर्ट हुआ करता था। उसके अलावा गोल्ड, हॉर्सेस, स्वीट वाइन, ये सब कुछ इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ अवेलेबल होगा वो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो नहीं अवेलेबल होता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद एंड कैसे हुआ संगम एज का, तो 3rd सेंचुरी एडी में संगम पीरियड का डिक्लाइन विटनेस किया गया। जो कालभरास थे उन्होंने तमिल कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया था, कितने टाइम के लिए, 2.5 सेंचुरी के लिए उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और लिटिल इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है कालभरा रूलर्स के बारे में। फिर जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म भी प्रोमिनेंट हो गया था इस पीरियड में। तो जो पल्लवास थे नॉर्दर्न तमिलनाडु के, उन्होंने बाद में पल्लवास इन नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पांड्याज इन द सदर्न तमिलनाडु ने कलवारास को हटा दिया था और तमिल कंट्री को वापस से इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको सारे पोर्ट्स और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रहा तोंडी, ये रहा मुसीरी, ये रहा कोरकई, और ये नागपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम, ये सारे पोर्ट हुआ करते थे जहाँ से इन लोगों का ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, तो यही था संगम एज के बारे में। आपको मेन यही पढ़ना है कि कौन कौन सी रूलर रूल किया करते थे। प्लस हमने क्या, देखो मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको रिवाइज करती हूँ। हमने यहाँ देखा कि 3 संगम एज होती थी, तो आपको वो तीनों संगम एज के बारे में पता होना चाहिए। उनकी लोकेशन की मदुरई में हुई थी, 2nd कहाँ पे हुई थी, 3rd कहाँ पे हुई थी, और कौन सा लिटरेचर उनमें सर्वाइव किया था। फिर आपको ये पढ़ना है तोलकापियम, इतुतु गई पतु, ये सारे आपको लिटरेचर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 एपिक पढ़ने हैं, शिलापातिग्राम और मनी मेघलाई। ओके, उसके बाद आपको अदर सोर्सेस, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर चेरा कहाँ पे रूल किया करते थे, उनकी कैपिटल क्या थी, और चेरन सेंगुतवान किसके कंटेम्प्रेरी था, और इनके यंगर ब्रदर ने शिलापातिग्राम लिखा था, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको चोलास के बारे में देखना है कि इनकी जो किंगडम थी वो कहाँ पे तिरुचि में हुआ करती थी। इनकी कैपिटल जो थी वो उरायूर से पूहर शिफ्ट कर दी गई थी, और करिकाला जो थे इनके फेमस किंग हुआ करते थे। उसके बाद आपको पांड्यास के बारे में देखना है कि ये सदर्न तमिलनाडु में रूल किया करते थे, इनकी कैपिटल मदुरई थी। ओके, फिर पॉलिटी के बारे में देखना है कि हेरिडेटरी मोनार्की हुआ करती थी। और फिर इधर संगम सोसाइटी को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था लैंड के हिसाब से, वो आपको देखना है। ओके, उसके बाद रिलीजन में आपको देखना है कि मुर्गन जो थे इनके फेमस गॉड हुआ करते थे। ओके, फिर उसके बाद वुमेन की पोजीशन कैसे थी, तो अप्रिशिएबल थी, लव मैरिज अलाउड थी, विडोज़ की बहुत बुरी हालत थी, प्रैक्टिस ऑफ सती हुआ करती थी, और डांसर्स को पेट्रोनाइज करते थे राजा और नोबल्स। ठीक है, उसके बाद फाइन आर्ट्स में हमने देखा कि पोइट्री, म्यूज़िक, डांसिंग, ये सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत
फ्लरिश था, राइस प्रोडक्शन होता था, स्पाइसेस अच्छे से प्रोड्यूस होती थी, तो उन्हीं के ऊपर ट्रेड चलता था। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट भी अच्छा था, कॉटन क्लोथ्स बहुत फेमस थे, सिल्क प्रोडक्शन भी होता था, एक्सटर्नल ट्रेड होता था रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर के साथ। ठीक है, और इसका एंड कैसे हुआ, तो जो काल्वारास थे उन्होंने तमिलनाडु को एक्वायर कर लिया था संगम पीरियड के, तो इस वजह से इनका डिक्लाइन हो गया था 2.5 सेंचुरी के लिए। फिर बाद में नॉर्दर्न तमिलनाडु में पल्लवास का ग्रो हुआ और सदर्न तमिलनाडु में पांड्यास का ग्रो हुआ और उन्होंने वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो ये संगम एज के बारे में था पूरा डिटेल में। आप एक बार इसको देख लीजिएगा और इसके जो क्वेश्चंस हैं आप इनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं रटना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अदर्स को भी शेयर किए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, तो जिससे और लोगों को भी पता चल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट इज़ फॉर द डे।